नमस्कार सभी को। कला अकेडमी द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आज हम माइनर टेस्ट 11 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेके 40 तक देख लिया था। आज हम पार्ट 2 में 41 से बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख लेना। और ये लेवल 2 एसएसटी वालों के लिए है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि आपका सब्जेक्ट का पोर्शन अलग रहता है खाली, बाकी जीके वगैरह सब सेम ही रहेगा, तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम माइनर टेस्ट 11। इसमें 150 प्रश्न होंगे और 300 आपको अंक होंगे। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और आपका एग्जाम नजदीक आ ही चुका है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन 41 से। और दोस्तों वीडियो को शेयर करो, आप लोग है ना शेयर नहीं कर रहे हो, देख के छोड़ के चले जाते हो। ठीक है, इसको लाइक करो, कमेंट करो यार, है ना। चलिए क्वेश्चन 41, पीएम श्री योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पीएम श्री योजना, तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है, इसके वित्त पोषण का केंद्र व राज्य में अनुपात 50-50 का है, जो कि अपने क्या है, गलत है। ठीक है, वित्त पोषण कितना है, 60-40 है। ठीक है, बाकी सत्य कथन भी देख लेते हैं। यह योजना 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई। इस योजना का 2022-23 से 26-27 तक के लिए 27,360 करोड़ का बजट है। इसके तहत वर्तमान में राजस्थान में 739 पीएम श्री विद्यालय संचालित है। दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो साथ के साथ याद करते हुए चलना है। ठीक है, वीडियो पॉज करो और याद करो उसको। और मैं एक ही चीज को 2-3 बार बोल देती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो छोड़नी नहीं है कोई भी योजना या कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो शुरू कब हुई है अपने, 5 सितंबर 2022 को ये शुरू हुई। ठीक है, इसमें जो है 2022-23 से 26-27 तक के लिए कितना बजट का प्रावधान है, तो 27,360। ठीक है, पूरा याद नहीं रहे तो 27,000 करोड़। वित्त पोषण कितना अपना 60-40 है केंद्र राज्य के मध्य। और वर्तमान में राजस्थान में 739 पीएम श्री स्कूल चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 42, 1995 से संचालित मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके पीएम पोषण योजना कब किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 29 सितंबर 2021 को जो है इसका नाम जो है मिड डे मील की जगह पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। ठीक है, इसकी योजना अवधि क्या है, 2021-22 से 25-26 तक। ठीक है, कब से है, 2021-22 से 2025-26 तक है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है वहां पे कक्षा 1 से 8 तक के बालकों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि आपने देखा ही होगा आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43, इंस्पायर योजना का पूरा नाम क्या है। ठीक है, इंस्पायर योजना जो है इसका पूरा नाम पूछा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च। ये क्या है कि विज्ञान के प्रति प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए ये एक कार्यक्रम चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 44, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना की राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है। कौन सी स्कॉलरशिप योजना, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना। तो इसमें राजस्थान में नोडल एजेंसी है अपने थर्ड ऑप्शन, RSCERT जो है ये है इसकी नोडल एजेंसी। अब ये जो स्कॉलरशिप योजना है इसकी शुरुआत कब हुई, तो ये मई 2008 में हुई। कब हुई, ये पुरानी है थोड़ी, मई 2008 में। संचालन कौन करता है, तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जो भारत सरकार जो है वो इसका संचालन करती है, यानी कि क्या है, ये अपनी केंद्र सरकार की योजना है। और राजस्थान में इसकी नोडल एजेंसी जो है वो कौन है, RSCERT है ना, जो कि उदयपुर में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के जो मतलब होशियार बालक है वो कक्षा 8 में उनको स्कूल छोड़ने के लिए रोकना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ। जो कमजोर वर्ग जो बालक होते हैं, जो होशियार बालक है, उनके 8वीं कक्षा तक पढ़ लेते हैं, ठीक है, फ्री में। उसके बाद वो बच्चे क्या हो जाता है कि छोड़ देते हैं स्कूल, ठीक है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो स्कूल छोड़ देते हैं।
तो सरकार जो चाहती है कि भाई ये बच्चे जो हैं स्कूल ना छोड़े और कक्षा 9 में भी जारी रखें, है ना? आगे की पढ़ाई जो है जारी रखें, इसके लिए इनको क्या छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाती है। लाभ किस-किस को मिलता है इसमें? तो राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में, ठीक है, कक्षा 9 से 12 तक के चयनित छात्रों को जो है प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति देती है। कितना? 12,000। ठीक है, कक्षा 9 से 12, क्योंकि 8 तक तो आप लोग पढ़ लिए, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से आप लोग पढ़ लिए। इसके बाद वो बच्चे क्या है छोड़ देते हैं ना, तो छोड़े ना इसके लिए सरकार क्या करती है कि जो होशियार बालक है उनको कक्षा 9 से 12 तक 12,000 वार्षिक जो है देती है, यानी कि 1,000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलती है उन बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 45 स्टार्स योजना के तहत शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु किस केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन, परख। पहले तो ही स्टार्स योजना है ना, स्टार्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ठीक है, क्या है? स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। वापस बोल रही हूँ, याद करना है, स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। इसका प्रारंभ किया गया 16 अक्टूबर 2020 को। कब किया गया? 16 अक्टूबर 2020 को इसको प्रारंभ किया गया, लेकिन ये प्रभावी जो है 2021 से हुई। इसके अंतर्गत क्या है कि भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए परख जो है एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया है ना। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र क्या है? क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र कौन सा है? तो परख है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की क्रियान्वयन अवधि कब तक है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 31 मार्च 2026 तक है। ठीक है, यह योजना जो है वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक कार्यान्वित की जाएगी। कब से? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जो है ये चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की पात्रता के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अनुप्रति, तो इसका करेक्ट आंसर अपने थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभ्यर्थी जिनके माता पिता अभिभावक राजकीय कार्मिक नहीं है तो परिवार की वार्षिक आय 10 लाख रुपए तक हो, ये अपने क्या है? असत्य हो जाएगा। इसमें जो अपना क्या आएगा, 10 लाख रुपए नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? 8 लाख रुपए आएगा, है ना। अधिकतम जिनकी 8 लाख तक आय है वो इसकी क्या है, लाभ ले सकते हैं। बाकी सारे देख लेते हैं। अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो, सही बात है। ठीक है, राजस्थान की कोई सी भी अगर योजना है तो उसमें पहली शर्त तो यही होती है कि भाई राजस्थान का मूल निवासी हो। फिर अभ्यर्थी SC ST OBC MBC अल्पसंख्यक EWS वर्ग का सदस्य या विशेष योग्यजन हो। फिर ये मैंने बता ही दिया कि जिसके माता पिता जो है गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो उनकी 8 लाख तक जो है आय हो अधिकतम। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार की इस निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है, यानी कि सिर्फ एक बार ही जो इस योजना का आप लोग लाभ ले सकते हो। ठीक है, जिसने भी नहीं लिया है वो ले लेना। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने इसका लाभ लिया भी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिन पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको अपने गवर्नमेंट स्कूल में जो है 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन जो है ये पाउडर से दूध जो बनाते हैं वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इजी सी है और ये इसकी जो बजट घोषणा 2022-23 में हुई थी। और अगर आपको पूछ ले कि भाई ये शुरू कब हुई, तो ये 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई। ठीक है, जिसको मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना बोलते थे ना, 29 नवंबर 2022 में शुरू हुई। फिर इसके बाद जब ये अपने भजनलाल सरकार आई तो इन्होंने 2024 में जो है इसको नाम परिवर्तित करके पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया। जिसमें क्या है 1 से 8 तक जो सरकारी स्कूल जो है उसमें 1 से 8 तक सप्ताह में 6 दिन जो है पाउडर निर्मित दूध दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन।
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत वितरित की जाने वाली स्कूटी की संख्या विभिन्न संकायों को निर्धारित अनुपात में दी जाती है। इसमें सर्वाधिक स्कूटी किस संकाय को दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कला संकाय को। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये शुरू कब हुई योजना, तो ये अपने 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुई। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुई है कालीबाई भील मेधावी छात्रा जो स्कूटी योजना है। ठीक है, पहले जो है मेधावी छात्रा स्कूल योजना शुरू हुई थी 2015 में, जिसका जो नाम जो है परिवर्तित करके कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कर दिया। इस योजना में 7 प्रकार की पात्र लड़कियों को अलग अलग विभाग द्वारा स्कूटी उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, 7 कैटेगरी लड़कियों की, उनको क्या है, स्कूटी दी जाती है, और वो भी अलग अलग विभाग द्वारा। ठीक है, तो अपने को सारा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो इसमें देखो स्कूटी कैसे वितरित की जाती है ये बता देती हूँ मैं आपको एक बार। कला विज्ञान संकाय जो है ना, सबसे पहले साइंस वाले जो है विज्ञान संकाय, उसमें जो है कुल स्कूटी में 40% विज्ञान संकाय वाले होते हैं। फिर आता है वाणिज्य यानी कॉमर्स वाले जो लड़कियां हैं, उनको जो है कुल स्कूटी में 5%। ठीक है, फिर आता है कला यानी कि आर्ट्स वाले जो है लड़कियां, उनको जो है कुल स्कूटी में 55%, मतलब सबसे ज्यादा जो है इन लड़कियों को ही मिल रही है। और वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी, ठीक है, 7 स्कूटी कुल स्कूटी में से। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जो है कला वर्ग की लड़कियों को मिलता है 55% स्कूटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 50, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, चूरू में संचालित नहीं है ये। ऐसे गांव या बस्तियां जहां पर आबादी छितरी हुई है, मतलब दूर दूर आबादी है, ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र हो गए या दुष्कर भौगोलिक क्षेत्र हो गए, जहां पर जो है जनसंख्या जो है दूर दूर रहती है ना, छितरी हुई रहती है, तो वहां पर जो है ये आवासीय विद्यालय चलाए गए हैं। ये विद्यालय मूलतः उन विद्यार्थियों के लिए खोले जा रहे हैं जो मतलब बेघर है, गरीब है, अनाथ है ना, और कक्षा 5 के बाद उनका कोई सहारा नहीं है, उन बच्चों के लिए है ये। वर्तमान में अपने इस तरह के जो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले 7 जो है आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। अब अपन देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ संचालित हो रहे हैं। सबसे पहले है अपने अलवर, ठीक है, फिर आता है बाड़मेर, फिर है भरतपुर, फिर है जयपुर, जालोर, उदयपुर और जोधपुर। ठीक है, फिर से बता देती हूँ आपको एक बार ताकि याद हो जाए। सबसे पहले है अलवर, ठीक है, अलवर में संचालित है, बाड़मेर और भरतपुर, ठीक है, बीबी वाले 2 हो गए, फिर जयपुर, जालोर और जोधपुर, और फिर आता है अपने उदयपुर। ठीक है, तो अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर, जालोर, जोधपुर और उदयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन 51, पद्माक्षी पुरस्कार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की बालिका ने कक्षा 10 में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया हो तो उस बालिका को कितने पुरस्कार राशि प्राप्त होगी? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 50,000 रुपए मिलेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52, निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। पहला, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत 2021 से की गई। इस योजना के अंतर्गत क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 50 शिक्षण संस्थानों तथा NIRF रैंकिंग में शीर्ष 150 शिक्षण भारतीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सही विकल्प का अपने को चयन करना है इसमें से, तो अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, ए सही है और बी अपने क्या है, गलत है। ठीक है, ए जो है ये सही है अपने और बी वाला गलत है। ठीक है, कि भाई स्वामी विवेकानंद जो अपने ये योजना है इसका जो है 2021 में इसको शुरू किया गया। दूसरा वाला कथन जो है अपने क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 50 की जगह 150 होगा। ठीक है, शीर्ष 150 और NIRF रैंकिंग जो है उसमें शीर्ष 50 जो भारतीय शिक्षण संस्थान है। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया है, तो ये अपना क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 150 और ये जो NIRF रैंकिंग है इसमें 50 भारतीय शिक्षण संस्थान, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 53,
राजस्थान के मेधावी छात्रों को दूसरे राज्यों के निशुल्क भ्रमण हेतु कौन सी योजना संचालित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना जो है बजट घोषणा 2022-23 में यह योजना लागू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 असुमेलित युग्म का अपने को चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, असुमेलित है। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के जो विद्यार्थी हैं उनको निशुल्क साइकिल वितरण जो है वो कौन सा विभाग है, तो उसका ये अपने स्कूल शिक्षा विभाग गलत है, क्या आएगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। ठीक है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ये पूरा आप लोग ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 55 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान आरटीई नियम 2011 के किस नियम की अनुपालना में की गई है? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। जो अपना आरटीई नियम 2011 जो है उसका जो नियम 7 की उपधारा 4 जो है उसकी अनुपालना में इसको किया गया है, जिसमें निशुल्क परिवहन उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के संबंध में असत्य कथन है। स्वामी विवेकानंद असत्य बताना है हमको, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित है, जो कि अपने क्या है, गलत हो जाएगा। इसमें जो है कक्षा 6 से 12 तक जो है अंग्रेजी माध्यम स्कूल चल रहे हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं। कौन सी कक्षा 6 से 12 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 57 राजस्थान में महिला शिक्षण विहार कहाँ संचालित है? इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, झालावाड़ में संचालित है ये। ठीक है, इसमें जो है इसमें जो 15 से 30 आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो कि तलाकशुदा है, विधवा है, आदिवासी है और शिक्षा के अवसरों से वंचित है, तो वो महिलाएं जो है यहाँ आके रह सकती है और पढ़ती है। कक्षा 10 तक के आवासीय विद्यालय है इसमें। ठीक है, कक्षा 10 तक के। इसमें जो है महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है और यह जो है वर्तमान में केवल अपने झालावाड़ में ही है। ठीक है ना, सिर्फ झालावाड़ में है। अपना कौन सा एज ग्रुप है, तो 15 से 30 वर्ष है और कक्षा 10 तक जो है अपने आवासीय ये अपने विद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 राजस्थान एकल या द्विपुत्री योजना के तहत कक्षा 12 की पात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर देय प्रोत्साहन राशि है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 51,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 वीर बाला कालीबाई भील फीस पुनर्भरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन, सन 2022 में जो है ये शुरू की गई। ठीक है, और फरवरी 2025 में जो है, पहले इस योजना का नाम क्या था, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, और अभी वर्तमान में जो है 2025 में इसका नाम क्या कर दिया है, वीर बाला कालीबाई भील फीस पुनर्भरण योजना कर दिया है। ठीक है, तो शुरू जो है अपने 2022 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 60 16 सितंबर को राज्यपाल हरिभाई बागड़े द्वारा किसे राजस्थान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, राजेश्वर सिंह जो है इनको जो अपने राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है और ये अपने 8वें है ना, 8वें है ये। ठीक है, 8th है ये, 8वें अपने राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये। ठीक है, क्रम भी पूछ लेता है ना, तो ये याद रखना है आप लोगों को कि भाई राजेश्वर सिंह तो है लेकिन कौन से 8वें नंबर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 अटल प्रगति पथ योजना के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का हमें चुनाव करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। गांव में जो है सीमेंट कंक्रीट के पथ बनाने के लिए जो है ये अटल प्रगति पथ चलाया गया। ठीक है, तो इसमें से अपना जो ये वाला कथन जो है ये असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, नापला बांसवाड़ा में जो है इसकी आधारशिला रखी है। कब रखी है? 25 सितंबर 2025 को रखी है।
इस परियोजना की कुल क्षमता जो है वो अपने कितने हो जाएगी, 2800 मेगावाट हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2800 मेगावाट हो जाएगी, जिसमें 700 मेगावाट की 4 इकाइयां शामिल है। ठीक है, 4 इकाइयां शामिल है 700 मेगावाट की। ठीक है, कुल कितनी है, 2800 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 63। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स BSR जारी करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है अपने फर्स्ट ऑप्शन, पहला राज्य है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो लगभग पहला ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, 64। 2 से 7 जुलाई तक चीन में आयोजित एशियाई कप वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, महक शर्मा जो है। तो इन्होंने जो अपना एक रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो इससे आपको क्या याद रखना है कि एशियाई कप वुशु चैंपियनशिप, ठीक है, और वुशु, ठीक है, तो वुशु का कौन है, महक शर्मा है, और इन्होंने क्या जीता, अपने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। 9 जुलाई को राजफेड द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में जैविक उत्पादों के विपणन व सहकारी समितियों व कृषकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाने हेतु किन 2 संस्थाओं के साथ MOU हस्ताक्षरित किया है? तो ये सारे अपने करंट के क्वेश्चंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के साथ जो है इसने MOU किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 66। प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी एवं डैश के पदों में मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रिजोल्यूशन। नेक्स्ट सब ICT के क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रिंटर। ठीक है, अपने आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रोजेक्टर, फिर है स्पीकर, फिर है मॉनिटर, है ना, प्लॉटर हो गया और प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 68। लेजर प्रिंटर को किस प्रिंटर के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, लाइन व करेक्ट प्रिंटर दोनों में जो है इसको वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, प्रिंटिंग के आधार पर लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो अधिक तेज होते हैं और इनकी गति को PPM, है ना, PPM में मापा जाता है, यानी पेज पर मिनट। ठीक है, गति को PPM में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 69। निम्न में से कौन सी सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लैश मेमोरी जो है वो अपने सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है। सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है कौन कौन सी होती है? तो रैम होती है, रोम होती है, कैश होती है ना, कैश मेमोरी CACHE, और रजिस्टर मेमोरी होती है। और कौन सी होती है? रजिस्टर। तो ये चारों जो है अपने सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, 4 ही होती है ये। ठीक है, रैम, रोम, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, 70। निम्न में से कौन सी मेमोरी को मिटाने हेतु पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, EPROM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 71। 1024 PB बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, 1 EB के बराबर है। EB यानी कि एक्सा बाइट। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग से देखते हैं तो सबसे छोटा कौन सा बिट है, 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल होता है ना, 1 निबल होता है। फिर 8 बिट जो है वो किसके बराबर होगा? तो ये 1 बाइट के बराबर होगा। फिर 1024 जो बाइट है ये अपने किसके बराबर होगा? 1 किलोबाइट यानी KB के बराबर होगा। तो ये ऐसे पूरा लंबा सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, ये कुछ बहुत छोटी सी टेबल है और इसको याद कर लेते हो तो सारे एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन, तो इसको याद करना ही है। एक जो नंबर है अपने पक्का हो जाता है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 72। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, MS-DOS जो है ये अपने करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 73। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है,
तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन जो है ये कोरल जो है ये क्या है अपने डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 74। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मुख्य भाग होता है, ठीक है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है, तो ये कौन है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, कर्नल जो है ये अपने, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मुख्य भाग और केंद्रीय भाग होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है सेतु यानी कि ब्रिज का कार्य करता है। जब कोई उपयोगकर्ता कोई कार्य करता है जैसे फाइल खोलना, माउस क्लिक करना, तो कर्नेल ही वो हिस्सा है जो हार्डवेयर से निर्देशों का आदान प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 75। कंप्यूटर में वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों के मध्य स्विच करने हेतु प्रयुक्त कुंजी है, ठीक है, कौन सी की यूज करनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, अल्ट प्लस टैब जो है हम यूज करते हैं तो स्विच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा VDU, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह क्या है? अपने एक आउटपुट डिवाइस है ना, मॉनिटर अभी मैंने बताया था कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग मुख्यतः एक आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। तो मॉनिटर को वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और ये अपने एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 77। ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, पैराग्राफ के सभी पहले अक्षर को बड़े आकार में लिखने हेतु जो है, जब भी हम MS वर्ड में जब लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि पैराग्राफ का जो पहला अक्षर होता है ना, पहला अक्षर जैसे मान लो डॉग लिखा अपन ने, ठीक है, तो ये क्या है अपना पहला अक्षर जो है इसको जो है बड़े आकार में लिखने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, ड्रॉप कैप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 78। MS एक्सेल के में प्रयुक्त अलाइनमेंट है, MS एक्सेल में कौन कौन से अलाइनमेंट है? बॉटम अलाइन, मिडिल अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ये सारे ही जो है ये MS एक्सेल में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 79। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम साइज है, अधिकतम जो है हम कितना जूम कर सकते हैं MS पावर पॉइंट में? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 400, ठीक है, अधिकतम 400 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 80। बायोस, बायोस का पूर्ण नाम है, इसको हमको पूरा नाम बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 81। एक्टिव सेल में ऑटोफिल हैंडल कहाँ स्थित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, नीचे दाएं कोने में जो है वो MS एक्सेल में जो एक्टिव सेल होती है उसमें दाएं कोने में अपने स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 82। MS एक्सेस किस प्रकार का डेटाबेस है? MS एक्सेस की बात हो रही है ये, तो इसका करेक्ट आंसर है अपने थर्ड, डेस्कटॉप डेटाबेस है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज का एक डिफॉल्ट आइकन है? ठीक है, डिफॉल्ट आइकन है, माय डॉक्यूमेंट है या रिसाइकल बिन है, एक या दो दोनों है या म्यूजिक है? तो इसमें करेक्ट हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन, माय डॉक्यूमेंट भी है और रिसाइकल बिन भी अपने है। ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं ICT में, बस क्वेश्चन आंसर है, अपने को क्या है कि जो थ्योरी होती है उसको रटना होता है, तो इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84। MS वर्ड में मैक्रोज के लिए प्रयुक्त टैब है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, व्यू टैब जो है ये अपने मैक्रोज के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 85। निम्न में से डायरेक्ट एक्सेस मैग्नेटिक मेमोरी का भाग नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी का भाग कौन सा नहीं है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, SSD जो है ये अपने इसका भाग नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट जो एक्सेस मैग्नेटिक मेमोरी जो इसमें क्या क्या आता है, फ्लॉपी डिस्क आएगी, हार्ड डिस्क आएगी, मैग्नेटिक ड्रम आएगा, ठीक है, जिप डिस्क आएगी
और मैग्नेटिक बबल मेमोरी आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। 86 निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, आस्की जो है ये कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 निम्न में से कौन सा एमएस विंडोज के गैजेट का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है इन्होंने, क्योंकि ये सारे ही क्या है अपने एमएस विंडोज के गैजेट का हिस्सा है। नोटपैड भी होता है, एमएस पेंट भी होता है, ये मीडिया प्लेयर भी होता है, उपयुक्त सभी है ना। तो इसको सारे करेक्ट आंसर होने के कारण इसको क्या आपने डिलीट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 निम्न में से नवीनतम एंड्रॉयड संस्करण है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, बकलावा, है ना। बकलावा जो है ये एंड्रॉयड 16 है। कौन सा है ये? एंड्रॉयड 16, ठीक है, 16 है ना। तो ये अपने नवीनतम एंड्रॉयड संस्करण वर्जन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 सॉफ्टवेयर में छोटा या अपडेट जिसे किसी प्रोग्राम में त्रुटियों को सुधारने, सुरक्षा खामियों को ठीक करने या कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? पैच कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में पैच एक छोटा सा या अपडेट होता है जिससे कोई प्रोग्राम में कोई त्रुटि आ गई, बग्स आ गए, है ना, उसको सुधारने के लिए, सुरक्षा खामियों को ठीक करने के लिए या कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए इसको लागू किया जाता है, ठीक है। और ये कार्य जो है पूरे सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल किए बिना ही किया जाता है, ठीक है, उसको वापस से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F5 जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें अपना 91 में जो करेक्ट है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, तो इसमें आ जाएगा अपने वानिकी, फिर आएगा द्वितीयक क्षेत्र, तो इसमें आ जाएगा अपने वित्तीय सेवाएं आता है, और तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा खनन एवं उत्खनन। एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। प्राथमिक क्षेत्र जो है इसमें अपने वानिकी आएगा, फिर आएगा द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में खनन और उत्खनन आएगा, तृतीयक में वित्तीय सेवाएं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 निम्न कथनों में से असत्य कथन की अपने को पहचान करनी है, ठीक है। ये अपने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, एसएसटी सब्जेक्ट के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन जो है यह सत्य हो जाएगा। भारत में प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है, तो ये क्या है अपने गलत है, ठीक है। भारत में जो है तृतीयक क्षेत्र जो है वो सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। कौन सा है? तृतीयक, है ना। तृतीयक क्षेत्र जो है वो सबसे बड़े रूप में उभरा है। बाकी सारे करेक्ट है। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का है। रोजगार में क्षेत्र को कोई हिस्सेदारी में सर्वाधिक हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है, ठीक है। फिर आता है 1977 से 78 से आगामी 40 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, और ये रोजगार भी 3 गुना बढ़ा है। तो ये सारे अपने करेक्ट है। जो गलत था वो मैंने बता दिया कि भाई तृतीयक क्षेत्र जो है वो सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 निम्न में से कौन सी एक संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, प्राय कम वेतन वाले रोजगार। ये अपने इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। संगठित क्षेत्र में कौन से क्षेत्र उसमें आएंगे जहां रोजगार की अवधि क्या है अपने नियमित होती है, ठीक है। रोजगार की अवधि नियमित होती है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। ओवर टाइम, अगर आप ओवर टाइम जॉब कर रहे हो वहाँ पे तो आपको अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो है वो सैलरी दी जाएगी। संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनको रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, और वेतन जो है इनका अच्छा होता है, ठीक है, वेतन इनको ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये जो है अपने गलत हो जाएगा। और इनको जो है और भी दूसरे लाभ भी मिलते हैं, जैसे सवेतन छुट्टी मिलती है, भविष्य निधि, ठीक है। तो ये अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 94 निम्न कथन दिए गए हैं। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना है। दूसरा, निजी क्षेत्र की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इनके एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। तीसरा, टिस्को सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी का उदाहरण है।
तो इसमें से सही कथन हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। केवल दो जो है ना, दूसरा वाला जो है वो क्या है अपने सही है, बाकी पहला और तीसरा क्या है गलत है। ठीक है, तो इसमें जो पहला वाला जो है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र नहीं आएगा, क्या आएगा निजी क्षेत्र। जो निजी क्षेत्र जो है उसका ध्येय क्या होता है, खाली लाभ कमाना है ना। प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट कंपनियां जो होता है उनका लाभ, उनका काम क्या है कि भाई अपने को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा वाला हमने देख ही दिया कि भाई निजी क्षेत्र की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इनके एकल स्वामी और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। और टिस्को जो है अपने, टिस्को जो है ये अपने निजी स्वामित्व की कंपनी है। ठीक है, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी है, ठीक है, ये अपने निजी क्षेत्र की कंपनी है। और रेलवे हो गया, जैसे डाकघर हो गए, ये अपने सार्वजनिक क्षेत्र के। ठीक है, सार्वजनिक पूछे तो अपने को रेलवे बताना है ना, रेलवे अपने सार्वजनिक है। फिर डाकघर हो गया, पोस्ट ऑफिस, तो ये अपने सार्वजनिक हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारतीय कृषि क्षेत्र वर्तमान मूल्य पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग कितना योगदान देता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16% ये अपना योगदान देता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, ठीक है, कमेंट करो आप लोग, और अपने दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, अपना वीडियो वही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, है ना। आप लोग देख रहे हो तो अपने दोस्तों तक भी मतलब पहुंचाओ इसको, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। आप लोग बस देख के चले जाते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो यार थोड़ा मेरे को भी तो मोटिवेशन दो कि हाँ चलो मैं भी जोश से, मतलब कि हाँ भाई इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, तो मैं भी अगला वीडियो और जोश से लेके आऊँ कि हाँ यार चलो थोड़े और मेहनत करते हैं, है ना। तो कमेंट करो आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि संबंध क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वर्तमान मूल्य पर सर्वाधिक CAGR किस क्षेत्र की रही है। तो इसमें अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य बताना है अपने को इसमें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, विगत 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है, ये अपने क्या है असत्य है। ठीक है, ठीक है, अपने जो कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो क्या है अपने बढ़ोतरी नहीं हुई है, कमी हुई है। ठीक है, बाकी सारे कथन सही है, तो आप लोग आराम से पढ़ लेना। ठीक है, कुछ 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 लोगों को मतलब ये कलाम का टेस्ट है ना हार्ड भी लग सकता है, कुछ को नहीं, लगभग सभी लोगों को हार्ड लगता है ये। मतलब मैं जब पहले खुद भी देखती थी ना तो मुझे भी यार ये बहुत हार्ड लगता था कि इतना हार्ड कैसे बना सकती है कोई कोचिंग है। मतलब ऐसे टेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो बच्चे आ रहे हैं देख के तो ऐसे मुंह लटकाया हुआ है कि यार जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो आप लोगों को ऐसे मतलब निराश नहीं होना, ठीक है। टेस्ट इसलिए नहीं बनाए जाते कि भाई आपका मतलब मूड खराब करेगी, यार क्या यार हमने तो कोई तैयारी नहीं की। वो इसलिए है कि हाँ अगर आपके कोई टॉपिक में कमी रह गई है तो आप उसको कमी को सुधारिए, है ना। और टेस्ट सीरीज ही कह रही है कि आप अपना लेवल थोड़ा अप कीजिए, ठीक है। अपने आलोक राज जी ने भी कह दिया है कि भाई अब हम रीट का पेपर जो है ना, थर्ड ग्रेड का पेपर वो थोड़ा लेवल का बनाएंगे। तो उस हिसाब से आप लोग अभी लास्ट के 15 दिन जो बचे हैं इसमें अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन 98 कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत का औसत परिचालन जोत का आकार कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, 1.08 हेक्टेयर जो है अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 कृषि गणना 2015-16 के अनुसार देश में सर्वाधिक व न्यूनतम परिचालित औसत जोत के आकार वाले राज्य जो है क्रमशः कौन से हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पंजाब और बिहार जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंजाब जो है उसका औसत जोत का आकार सबसे ज्यादा है और सबसे छोटा जो है वो अपने बिहार राज्य का है। ठीक है, पंजाब का कितना है तो 3.62 हेक्टेयर है। ठीक है, 3.62 हेक्टेयर है और जबकि बिहार का कितना है 0.39 हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 भारत विश्व में निम्न में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है, दूध, चावल, गेहूं, दाल और मसाले दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, 1, 4 और 5, है ना। ये 5 पे, हाँ 1, 4, 5 दूध का, दाल का और मसाले, इनका जो अपन क्या है भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है।
और अगर पूछ ले कि भाई ये तो पहले नंबर पे है ना, अगर दूसरा सबसे उत्पादक यानी कि सेकंड नंबर पे इंडिया जो है किस किस में आता है, तो चावल में आता है, गेहूं में आता है और कपास में आता है। ठीक है, किसमें? चावल में, फिर गेहूं में और कपास में हम सेकंड नंबर पे हैं। पहला नंबर पे दूध, मसाले और दाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 101, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 क्रांति और 2 में उसके संबंध दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो है हमारे दूध से संबंधित है। फिर आता है गोल क्रांति जो ये अपने आलू से संबंधित है। फिर आता है रजत क्रांति, तो ये अपने हो जाएगी अंडे से संबंधित। और स्वर्ण क्रांति ये जो है अपने शहद से संबंधित। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और हम पढ़ के नहीं जाते तो गलत कर देते हैं, तो ऐसे इजी क्वेश्चन अपने को गलत नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन 102, पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना जो है इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के और भी उद्देश्य है, क्या क्या है कि पहला तो यही हो गया कि रासायनिक उर्वरक जो है ना उनके उपयोग को कम करना, उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, फिर वैकल्पिक उर्वरकों जैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जैविक उर्वरक आदि के उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 103, यूरिया गोल्ड में यूरिया के साथ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन सल्फर जो है वो मिलाया जाता है। ठीक है, जब यूरिया को 37% नाइट्रोजन, कितना 37% नाइट्रोजन और 17% अपने सल्फर के साथ मिलाया जाता है ना, सल्फर के साथ मिलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? यूरिया गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन 37%, सल्फर जो अपना 17% होता है, इनको जब मिश्रित करके बनाया जाता है यूरिया के साथ तो उसको यूरिया गोल्ड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का घटक है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105, वर्ष 2015 में प्रारंभ परंपरागत कृषि विकास योजना का संबंध है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैविक खेती के प्रोत्साहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 106, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 1998 में। ठीक है, केसीसी की शुरुआत कब की गई? अपने 1998 में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 107, भारत में अंगूर की खेती में 67% योगदान के साथ प्रथम किस राज्य का है? ठीक है, प्रथम स्थान कौन से राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन महाराष्ट्र, है ना। अंगूर की खेती जो है लगभग 67% जो है वो अकेले महाराष्ट्र करता है और वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, किस बजट घोषणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2018-19 का जो केंद्रीय बजट था उसमें घोषणा की गई थी कि भारत में किसानों को उत्पादन लागत का कम से कम जो है 1.5 गुना अर्थात उत्पादन लागत से 50% अधिक एमएसपी दिया जाएगा, है ना। चलिए तो ये अपने को याद रखना है 2018-19। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, खरीफ 2016 में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 110, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रति किसान परिवार को कितने रुपए की राशि डीबीटी की जाती है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2000 रुपए। ठीक है, अपने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये योजना जो है 1 दिसंबर 2018 से लागू है। ठीक है, कब से? 1 दिसंबर 2018 से ये लागू है। और अगर बोल दे कि औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया तो 2019 में शुरू किया गया। ठीक है, ये क्या है? एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी कि केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत
3 किस्तों में, ठीक है, कितने 3 किस्तों में जो किसान परिवार है उसको 6,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, कितने 6,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं, ठीक है, 6,000 3 किस्तों में, तो एक किस्त में कितना हो गया 2,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 111, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कब शुरू हुआ? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2007-8 में यह शुरू हुआ और 2024 से इसका नाम जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था, नॉर्मल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 112, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 100 जिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 113, निम्न में से असुमेलित की पहचान कीजिए। असुमेलित बताना है अपने को, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। करवे समिति 1958, ये क्या है? गलत है, ठीक है। कब की है ये? 1955 की है, ठीक है, 1955 की ये समिति है जिसको ग्राम और लघु उद्योग समिति कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्राम और लघु उद्योग समिति, और इसी समिति को करवे समिति भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 114, वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र के किस उपक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, निर्माण जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 115, भारत में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, है ना, IIP, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो ये इंडेक्स है उसका आधार वर्ष क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 2011-12 जो है इसका आधार वर्ष है। यह 3 प्रमुख उपक्षेत्रों के लिए कौन कौन से? खनन, विनिर्माण और बिजली के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये औद्योगिक उत्पाद सूचकांक 2011-12 जो है इसका आधार वर्ष है। 3 उपक्षेत्रों के लिए किया जाता है, कौन कौन से है? खनन, विनिर्माण और बिजली, ठीक है, ये 3 अपने क्या हो जाएंगे? उपक्षेत्र, इसके लिए जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 116, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य बताना है अपने को, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, भारत में कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है, जो कि क्या है? गलत है। भारत में सबसे बड़ा जो रोजगार सृजन करता है वो कौन सा है? कृषि, ठीक है, कृषि क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र। फिर अगर आपको दूसरे नंबर पे पूछे तो आपको कपड़ा उद्योग बताना है, तो कपड़ा उद्योग दूसरे नंबर पे है रोजगार सृजन में, पहले नंबर पे कौन सा है? कृषि क्षेत्र है। बाकी सब सही है। भारत के विनिर्माण जीवीए में कपड़ा उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 11% है। भारत कपड़ा व परिधान क्षेत्र में छठा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है, ठीक है। भारत कपास के कुल उत्पादन में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है, ठीक है, मैंने बताया था कपास का तो है ना, हम फर्स्ट पे। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 117, निम्न कथन दिए गए हैं। पहला, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मूल्य के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरा, भारत जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। तो इसमें सही कथन बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 सही है, पहला वाला क्या है? गलत है, ठीक है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है वो मूल्य के मामले में कौन से नंबर पे है? 14वां सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है, 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। चलिए और बाकी सब करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 118, स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 जनवरी 2016 को जो है ये शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 119, निम्न कथन दिए गए हैं। वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ भारत 5वें स्थान पर है। दूसरा, भारत के सेवा निर्यात में कंप्यूटर व व्यावसायिक सेवाएं सर्वाधिक योगदान करता है। तो इसमें हमें सही कथन बताना है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 सही है, पहला वाला क्या है? गलत है, ठीक है। वैश्विक सेवा निर्यात यानी सेवा निर्यात में जो है हम 4.3% हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर, ना कि 5वें, ठीक है।
और भारत की सेवा निर्यात में जो है कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवाएं सर्वाधिक योगदान करता है। तो ये अपने क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 120, उड़ान उड़े देश का हर नागरिक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 2016 में जो है इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 121, भारत की अर्थव्यवस्था में उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान के दृष्टिकोण से सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम बताना है, यानी कि असेंडिंग, यानी कि हमें कम से ज्यादा की ओर जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कृषि। ठीक है, सबसे कम हमारा कृषि का योगदान है, फिर उद्योग का है और फिर सेवा का है। ठीक है, ठीक है, भारत की बात हो रही है ये। सबसे पहले कृषि यानी एग्रीकल्चर, फिर उद्योग यानी इंडस्ट्री, और फिर आता है अपने सेवा यानी कि सर्विस। ठीक है, AIS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 122, भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति किस वैश्विक संस्था की शर्तों को मानते हुए अपनाई? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है। ठीक है, भारत ने IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसकी शर्तों को मानते हुए नई आर्थिक नीति जो है, ठीक है, 1991 की घोषणा की, जिसमें व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, इसमें जो है उदारीकरण था, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 123, आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए कठोर कानूनों का सरलीकरण क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, उदारीकरण। उदारीकरण में क्या आता है कि कठोर कानूनों का सरलीकरण करना, औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण को समाप्त करना, ये सारे जो है इसमें कठोर ये उदारीकरण में आते हैं ना। क्या क्या आते हैं कि कोई कठोर कानून है तो उसका सरलीकरण करना, लाइसेंस जो व्यवस्था है उसको रद्द करना है ना, उसको समाप्त करना, पंजीकरण को समाप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 124, निम्न में से कौन सा एक उदारीकरण का उपाय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह सुनिश्चित करना। ये अपने क्या है, उदारीकरण नहीं है, ये अपने वैश्वीकरण आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, वैश्वीकरण। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ही था उदारीकरण। इसमें क्या है, 1991 के बाद से उदारीकरण के तहत लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई, प्रत्यक्ष करों की दरों को कम किया गया, है ना। तो ये सारे जो है हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 125, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के इक्विटी का विक्रय कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अपने फोर्थ ऑप्शन, विनिवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, निम्न में से कौन सा निजीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण का बढ़ना। ये क्या है, अपना निजीकरण का प्रभाव नहीं है। ठीक है, निजीकरण का प्रभाव क्या होता है कि सरकारी राजकोष के भार में कमी होने लगती है ना, क्योंकि निजी, हमने सब कुछ निजी को दे दिया है। फिर निवेश और रोजगार में उच्च वृद्धि होती है। ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप में कमी होती है, और अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण का कम होना। ठीक है, कम हो जाता है सरकारी नियंत्रण, है ना, निजी हाथों में चली जाती है सारी शक्तियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 127, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति के तहत भारत सरकार द्वारा अपनाया गया उपाय जो वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन, सार्वजनिक उपकरणों को बेचना। ठीक है, ये क्या है, अपना वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अपना निजीकरण है। निजीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपकरण है ना, उपकरण है, ठीक है, उद्योग धंधे वगैरह, उसको क्या है, निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 128, निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निम्न जीवन स्तर जो है ये इसका प्रभाव नहीं है। ठीक है, वैश्वीकरण से क्या होता है कि जीवन स्तर में सुधार होता है ना, उच्च जीवन स्तर होता है, उच्च जीवन स्तर। ठीक है, और कई उत्पादों की नीची कीमतें हो जाती है क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है ना। एक ही चीज, जैसे मान लो बिस्किट है, तो वो बिस्किट अभी मार्केट में इतनी तरह का आ गया है कि उपभोक्ता के पास चॉइस है, हम लोग कौन सा बिस्किट खरीदे, है ना।
कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार। पहले एक ही जना था, अभी बहुत सारे हो गए, तो सब जो क्वालिटी अपनी गुणवत्ता अच्छी रखेगा हम उसी का सामान लेंगे। नए कामों का सृजन होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 129। वैश्वीकरण के संबंध में बाह्य प्रापण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कंपनियों द्वारा बाह्य स्रोतों से सेवाएं प्राप्त करना। इसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 130। निम्न में से कौन सा 1991 में किए गए सुधारों का प्रभाव नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन, कृषि क्षेत्र की उच्च संवृद्धि दर। ये अपने क्या है, गलत है। ठीक है, इसमें जो है कृषि की संवृद्धि दर क्या हो गई, कम हो गई है ना, कम हो गई। अब जो है लोग जो है सेवा क्षेत्र और जो अपना वित्तीय क्षेत्र यानी उद्योग की तरफ जाने लग गए, तो इससे क्या है, कृषि क्षेत्र की जो समृद्धि दर क्या हो गई, कम होने लग गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 131। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुल 15 महिला सदस्य थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 132। भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित उस महिला सदस्य की पहचान कीजिए जो 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेंबली की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, जो यूएन जो जनरल असेंबली जो होती है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका करेक्ट हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन, विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये संविधान सभा की भी सदस्य थी और इन्होंने ये जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 133। भारत में प्रथम महिला के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। पहला है, पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल बनी। किसी राज्य की मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश फातिमा बीवी। तो इसमें जो है अपना इनकरेक्ट बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू। ये गलत है। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है वो पहली महिला राज्यपाल थी। क्या थी? राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल थी। और ये कहाँ की बनी थी अपने? तो ये अपने यूपी की, उत्तर प्रदेश की बनी थी। और अगर आपको पूछ ले कि पहली महिला मुख्यमंत्री, तो बताना है सुचेता कृपलानी। क्या है? सुचेता कृपलानी, है ना। ये भी कहा कि यूपी की ही बनी ये पहली महिला मुख्यमंत्री की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 134। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ये व्यक्तिगत क्रम में 14वीं राष्ट्रपति है, जो कि क्या है, गलत है। व्यक्तिगत क्रम में ये अपने 15वीं है। और अगर देश की पूछे तो 16वीं राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, 16वीं देखे और व्यक्तिगत पूछे तो 15वां बताना है। और ये जो है इन्होंने 25 जुलाई 2022 को ये भारत की राष्ट्रपति बनी। ये देश की पहली महिला आदिवासी है और देश की दूसरी महिला है। ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, लेकिन पहली आदिवासी महिला है। पूर्व में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। और मूलतः ये अपने ओडिशा राज्य की है। कहाँ की है ये? ओडिशा राज्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 135। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष रही है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रा महाजन जो है ये अपने एलएस अध्यक्ष रही है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 2 महिलाएं रही हैं। ठीक है, कौन सी? पहले तो आती है मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। ये कुमार नाम है लेकिन ये महिला है। ठीक है, ये अपने पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, जो कि 15वीं लोकसभा में बनी थी। कब बनी थी ये? 15वीं लोकसभा में बनी थी। फिर आता है दूसरी अपने सुमित्रा महाजन है, जो कि अपने 16वीं लोकसभा में बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 136। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभाओं में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, 17वीं और 6वीं जो है ना। 17वीं जो अपने लोकसभा थी उसमें जो है सर्वाधिक जो महिलाएं हैं वो निर्वाचित हुई हैं। कितनी? 82। ठीक है, सर्वाधिक 82 महिलाएं निर्वाचित हुई। और सबसे कम जो है वो 6वीं में हुई थी, न्यूनतम 21। कितनी? 21, है ना। तो सबसे ज्यादा 82, सबसे कम 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 137। 18वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसद नहीं है।
इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रिया सरोज जो है ये अपने राजस्थान से नहीं है। 18वीं लोकसभा जो है उसमें अपने राजस्थान से 3 महिला सांसद है। कौन कौन है? एक तो संजना जाटव हो गई, एक महिमा कुमारी हो गई और एक मंजू शर्मा हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 138 राज्यसभा में एकमात्र महिला महासचिव कौन रही? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीएस रमा देवी जो है ये अपने एकमात्र महिला महासचिव रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 राज्यसभा में राजस्थान से अब तक कितनी महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, 10 महिलाओं ने अब तक जो है अपने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? शारदा भार्गव। ठीक है, मैं पहली महिला राज्यसभा सदस्य की बात कर रही हूँ, शारदा भार्गव, और ये 3 बार निर्वाचित हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 140 वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अन्नपूर्णा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 141 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्तमान भारत सरकार में 2 कैबिनेट मंत्रियों सहित कुल 9 महिला मंत्री हैं। बी, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में एकमात्र महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। तो इसमें आपको सही बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। केवल बी जो है, दूसरा वाला क्या है सही है, पहला वाला कथन गलत है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की जो पहली मंत्रिपरिषद थी उसमें अपने राजकुमारी अमृत कौर जो है ये एकमात्र महिला मंत्री थी, और जो ये स्वास्थ्य मंत्री थी, क्या थी ये? स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर थी ये। ठीक है, पहला वाला जो कथन है गलत है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी जो है हमारे 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 7 महिला मंत्री है। कितनी? 7 जो है महिला मंत्री हैं। कुल जो पूछे कि मंत्री कितनी है तो 7 बताना है, कैबिनेट पूछे तो सिर्फ 2 बताना है। 2 कैबिनेट कौन कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी है एक, तो हमारी वित्त मंत्री, और एक अभी जो हमने देखा था अन्नपूर्णा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 142 निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीश है? तो इसका करेक्ट है सेकंड ऑप्शन, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना जो है ये अभी जो है महिला न्यायाधीश है वर्तमान में। चलिए, और अभी तक जो है जो अपना सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट अभी तक वहां पे एक भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है महिला नहीं बनी है अभी तक, है ना, सब पुरुष ही बने हैं अभी तक। और 2027 में जो है ये अपने नागरत्ना जी जो है ये अपने पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी, है ना, तो अभी तो टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 143 सर्वोच्च न्यायालय में अब तक कुल कितनी महिला न्यायाधीश रह चुकी है? ठीक है, महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा है कि कितनी महिलाएं रह चुकी है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं, अभी मैंने बताया है ना, कोई भी नहीं बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 144 राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यशोदा देवी, है ना। ये कहाँ से? अपने बांसवाड़ा से, ये अपने बांसवाड़ा से पहली महिला विधायक है राजस्थान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 145 राजस्थान की 16वीं विधानसभा में यानी वर्तमान में अनुसूचित जनजाति की कितनी महिलाएं, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो है वो कितनी महिलाएं हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 महिलाएं हैं। अपने जो 16वीं विधानसभा है उसमें कुल 21 महिला विधायक है। कितनी है? कुल 21 है, जिसमें से सामान्य वर्ग की कितनी है? अपने 11 है, अनुसूचित जाति की 7 है और अनुसूचित जनजाति की 3 महिलाएं हैं। ठीक है, कुल 21 महिला विधायक है, 11 सामान्य की है, 7 जो है अपने अनुसूचित जाति की है और 3 जो है अनुसूचित जनजाति की है। चलिए नेक्स्ट, देखो डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो जीके में और सब्जेक्ट में तो आपके एसएसटी में तो यही है, और ये तो है नहीं कि आपको सिर्फ रीट का एग्जाम देके बैठ जाना है, नहीं, आप आगे भी तैयारी करोगे, किसी की फर्स्ट ग्रेड की, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई एसआई में जाएगा, है ना। तो देखो आरपीएससी आपको आरपीएससी से मुकाबला तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको डीप में पूछना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो है अच्छे से पढ़ो चीजों को,
ये नहीं कि यार मैम समझा रही है तो स्किप कर दो, नहीं, ये काम ही आने वाला है। ये सब चीजें मैं आपको पहले कभी क्वेश्चंस आए हैं या आने की संभावना है वही चीजें बता रही हूँ, है ना। और अपनी जो आंसर की है ये एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है, कलाम की ऑफिशियल आंसर की है। मैं कोई अपने मन से आंसर बना के नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो इस पे आप आराम से पूरा विश्वास कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 146, राजस्थान की ऐसी महिला राज्यपाल कौन थी जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रभा राव जो है, इनकी जो है पहली महिला राज्यपाल थी जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, वर्तमान में किस राज्य में महिला राज्यपाल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में जो है अभी जो है वहां पे महिला राज्यपाल है। और कौन है वो? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। कौन है? आनंदी आनंदीबेन पटेल, जो कि पहले जो है गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 148, भारत के विभिन्न राज्यों की महिला मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जो है उत्तर प्रदेश। उमा भारती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं रही है, ये कहाँ की रही है? अपने मध्य प्रदेश की। उमा भारती कहाँ की रही है? अपने एमपी की रही है। बाकी सब सही है। राबड़ी देवी बिहार, रेखा गुप्ता दिल्ली और वसुंधरा राजे राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं अपन। क्वेश्चन 149, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? तो इसका करेक्ट है थर्ड ऑप्शन, 106वां संविधान संशोधन हुआ है, जो कि 2023 में हुआ, है ना। और इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। इसके तहत क्या है? अपने लोकसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो विधानसभा है ना, दिल्ली की विधानसभा जो है वहां पे महिलाओं को जो है 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। याद रखना है 106वां संविधान संशोधन है, लोकसभा है, सिर्फ राज्यसभा नहीं है, ठीक है। इसमें शामिल लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली की जो विधानसभा है वहां पे महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक नहीं था पहले, क्योंकि वहां पे SC ST को, उन लोगों को ही आरक्षण था। तो अब जो है ये महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 150, और ये अपना आज का आखिरी क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं में सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यो नहीं कि राजस्थान है तो भाई राजस्थान कर दो, नहीं नहीं, राजस्थान ने भी दिया है, पर सबसे पहले पूछा है तो बिहार ने दिया, है ना। बिहार ने जो है 2006 में दे दिया था। और अपने राजस्थान ने जो है 2008 में जो है महिलाओं को 50% जो है आरक्षण दिया पंचायती राज संस्थाओं में। तो दोस्तों ये अपने हो गए हैं सारे माइनर टेस्ट 11 के सारे क्वेश्चंस। पूरा मैंने पेपर आपको अच्छे से समझा दिया है, आप लोग आराम से देख लो, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह है, ठीक है, समझ नहीं आया या आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं सारे कमेंट्स को देखती हूँ, ठीक है, आपको आंसर्स भी करती हूँ मैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और इसकी PDF जो है, काफी लोग PDF के लिए पूछते हैं मुझे, तो PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, है ना। अपना टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मजा आएगा आपको, वहाँ पे काफी अच्छी अच्छी चीजें आती है, ठीक है। क्योंकि अपना एक ही उद्देश्य, फालतू कोई चीज अपन डालते नहीं है, ठीक है, ना यूट्यूब पे डालते हैं ना अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। अपना एक ही उद्देश्य है कि भाई आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो सके, बस, है ना, थोड़ी बहुत मैं सहायता कर सकूं। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद। और मैं अगला जो है माइनर टेस्ट 12 लेके आऊंगी, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।